नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जैसे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है और कंप्यूटर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या किया इस वीडियो में, जितने भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, जो टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं, सारे इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। मतलब कि आपको इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आज हम सोल्व करेंगे, मतलब कि आज हम आपके साथ करेंगे। और उसके साथ मैंने क्या किया है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है ना, वो भी कवर कर दी है। और लास्ट में जो फुल फॉर्म है, जो कि एनटीपीसी में ही नहीं बाकी के एग्जाम में भी पूछी गई हैं, वो सारे मैंने एक साथ लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। तो ये इकलौती वीडियो आपको देखनी पड़ेगी कंप्यूटर की, और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और अगर आप एनटीपीसी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो कहीं बाहर से नहीं बनते, यही सब क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आप देखते हैं। अब देखते हैं अगर आपने पढ़ा है तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि सब एमसीक्यू फॉर्म में है। आप मेरे साथ सोल्व कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। नर्व सेंटर क्या होता है? जैसे हम इंसान हैं, इंसान के अंदर नर्वस सिस्टम होता है। मतलब कि जो मेन चीज है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, प्रोग्राम्स को, या कंट्रोल यूनिट को? तो जो कंट्रोल यूनिट है ना, ये इसका सही जवाब है। इसको कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। ये कंप्यूटर के सारे कार्यों को कंट्रोल करता है तथा कंप्यूटर के सारे भाग जैसे कि इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि की जो भी गतिविधियां होती हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बैठाता है। और जो सीपीयू है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। जैसे आप देखिए कि जो कंप्यूटर है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो कि दिए गए आंकड़े यानी कि जो भी डाटा होता है, उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेसिंग करता है, फिर उसका रिजल्ट प्रदान करता है, आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर की संरचना को हम समझ लेते हैं। कंप्यूटर की संरचना क्या होती है? तो इसके तीन भाग होते हैं। एक होता है इनपुट यूनिट, दूसरा है सीपीयू, और तीसरा है आउटपुट यूनिट। सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। तो इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है, इसको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने कहा ना, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, उससे रिलेटेड जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो इनपुट यूनिट क्या है? जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है। मैं आपको शरीर से समझाता हूँ, आपको शरीर से ज़्यादा आसानी समझ आएगा। जैसे मानव शरीर है, हम खाना खाते हैं। खाना खाते हैं कहाँ से खाते हैं? मुँह से खाते हैं ना। तो मुँह हो गया कंप्यूटर का इनपुट यूनिट। यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हमें देनी है कंप्यूटर को, तो इनपुट यूनिट के द्वारा दी जाएगी। जैसे हम शरीर में एनर्जी चाहिए तो खाना खाते हैं मुँह के द्वारा, तो मुँह हमारा इनपुट यूनिट है। इसी प्रकार कंप्यूटर का इनपुट यूनिट क्या है? माउस है। माउस से क्लिक वगैरह करते हैं। कीबोर्ड है, जिसे हम टाइप करते हैं। इससे हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करेंगे, वही इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी कंप्यूटर में, तो इनपुट यूनिट हो गया। उसके बाद आता है सीपीयू। सीपीयू क्या है? जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे अमाशय में गया, फिर हमारी आंतों में गया, मतलब कि अंदर पूरा प्रोसेस हुआ। उसी प्रकार सीपीयू में क्या है? कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, मेमोरी होती है। ये सब मिलकर आपस में तालमेल बैठाकर काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर की एक प्रक्रिया है ना, खाना खाने के बाद खाना अमाशय में गया, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, मतलब जहां जहां जाता है, सब मैंने पढ़ाया हुआ है बायोलॉजी में। तो इसी प्रकार कंप्यूटर में क्या है? इनपुट यूनिट। हमने डाटा एंटर किया, अब जो जो जरूरी है अंदर प्रोसेस हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसका रिजल्ट, जैसे हमने खाना खाया, पचने के बाद हमारे मलाशय के द्वारा, हमारे गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल गया। उसी प्रकार आउटपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट में हमने एंटर किया, अंदर प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद हमको उसका रिजल्ट मिल गया। तो यह है कंप्यूटर की संरचना। तो अगर आपको हमारी कोई भी ई बुक बाय करनी है ना, तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ई बुक मिल जाएगी। सब कलरफुल नोट्स हैं। और मैंने जैसे कि करंट अफेयर भी पढ़ा दिया है, मतलब कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर पहले ही पढ़ाया हुआ था, और मैंने अब जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर भी पढ़ा दिया है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसकी ई बुक बाय की है। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, उसके लिए धन्यवाद। आप ये ई बुक भी हमारे व्हाट्सएप नंबर से बाय कर सकते हैं, नहीं तो हमारी डायरेक्ट वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपका पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो अगर आपको अपडेट वगैरह, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो हम जैसा कि पढ़ रहे थे कंप्यूटर की संरचना के बारे में, और वहाँ पर मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में इनपुट यूनिट होता है, फिर सीपीयू का रोल आता है, और आउटपुट यूनिट होता है। तो इनपुट यूनिट पूछ लेता है कि इनपुट यूनिट के उदाहरण पूछ जाते हैं। प्रश्न क्या बनता है परीक्षा में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट नहीं है, या कौन सा आउटपुट यूनिट नहीं है। तो देखिए, इनपुट यूनिट क्या होता है?
इसके माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में एंटर कराया जाता है। अब कंप्यूटर है, हमें उससे कुछ पूछना है, तो पहले हम डेटा को एंटर कराएँगे ना उसमें, तभी तो वो आगे प्रोसेस करेगा। तो इनपुट यूनिट के द्वारा ही, इनपुट में क्या है, इन, कोई जो इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर में इन कराने के लिए इनपुट यूनिट का प्रयोग किया जाता है। और इनपुट डिवाइसेस पूछे जाते हैं, तो इनपुट डिवाइसेस कौन-कौन से हैं? जैसे कि माउस है, माउस आपको पता है, आपने में से बहुत से लोगों ने कंप्यूटर यूज़ किया होगा, आजकल तो सभी करते ही हैं लगभग। तो माउस क्या है? हमें कोई भी चीज़ क्लिक करनी है, ओके करनी है, तो हम माउस से करते हैं। कीबोर्ड, हमें कोई चीज़ टाइप करनी है। स्कैनर, हमें जैसे कोई फ़ोटो है, कोई डॉक्यूमेंट है, स्कैन करना है, उसके बाद वो अंदर जाएगा। जॉयस्टिक, गेम वगैरह खेलने के लिए कंट्रोल होता है। लाइट पेन होता है। वेबकैम, माइक्रोफ़ोन, जैसे कि हम कोई चीज़ साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो माइक्रोफ़ोन में हमने बोला, तो इसने क्या किया? इसने इन ही किया ना अंदर, कंप्यूटर के अंदर वो ऑडियो को भेजा। तो इनपुट यूनिट क्या करता है? आप समझ गए कि डाटा को एंटर कराता है। तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सब उदाहरण पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन-सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो एक आउटपुट डिवाइस दिया होगा, वो नहीं होगा। और आउटपुट डिवाइस क्या है? तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है? जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन दी गई, उसे प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट होता है ना, वो आउटपुट यूनिट प्रदान करता है। और आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही उस रिज़ल्ट को हम देख सकते हैं। जैसे कि मॉनिटर, हमने कोई डाटा टाइप किया, मान लीजिए मुझे कुछ टाइप करना है, तो कीबोर्ड से मैंने उसको टाइप किया, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। लेकिन जो मैंने टाइप किया वो दिखेगा कहाँ पर? तो मॉनिटर पर दिखेगा ना, तो मॉनिटर पे हमें दिखा, तो ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, जैसे कोई प्रिंट आउट निकालना है, पहले कोई चीज़ है, कंप्यूटर के अंदर है, मैंने उसे बाहर निकाला, तो प्रिंटर ने उसे निकाल दिया, तो ये क्या आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, इसके द्वारा हम गाने सुन सकते हैं या ऑडियो को सुन सकते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, जैसे फ़िल्म वगैरह, थिएटर वगैरह में आप देखते हैं या कहीं पर जो चीज़ दीवार पर या पर्दे पर दिखती है प्रोजेक्टर के द्वारा। प्लॉटर, ये भी एक प्रिंटर का टाइप है। हेडफ़ोन, हम गाने सुन सकते हैं। तो ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइसेज़ है। अब आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस समझ आ गया। तो पहले हम कंप्यूटर के परिचय के बारे में थोड़ी मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब पढ़ लेंगे ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाएँगे। मैं वैसे आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ा सकता था, लेकिन समझने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने समझा होगा, तो जो मर्ज़ी क्वेश्चन आ जाएँ, आप गलत नहीं करेंगे। तो सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसे कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यही क्वेश्चन न जाने कितनी बार रिपीट हो गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है दिए गए अनुदेशों का संपादन करना, यानी कि कैरी आउट द गिवन इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसे फॉलो करना, ये सीपीयू का काम है। तो देखिए, जैसे आप देखते हैं कि कंप्यूटर का सेटअप क्या होता है, बेसिक सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ। एक मॉनिटर होता है, जो आप देख रहे हैं टीवी पैनल की तरह होता है। एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है और ये होता है सीपीयू। इसी के अंदर सारा कुछ होता है। इसी के अंदर हार्ड डिस्क होगी, मतलब जो भी चीज़ें हम यहाँ पर हमने टाइप किया, अब जाके इसी में प्रोसेस होगी। जो रिज़ल्ट है वो हमें मॉनिटर में शो होगा, लेकिन जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो तो सीपीयू के अंदर ही हो रही है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो सीपीयू के बाद है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब आप कह रहे हैं ये एएलयू कहाँ से आ गया? जब हमने पीछे पढ़ा था, मैंने बताया था ना, सीपीयू के अंदर सब कुछ होता है, एएलयू ये सब कुछ सीपीयू के अंदर ही है, सीपीयू का ही पार्ट है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है? हमने कोई डाटा मतलब फ़ीड किया, अंदर डाला, अब उसमें जो लॉजिकल काम है, यानी कि मूलभूत अंकगणितीय कार्य है, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब एएलयू करेगा सीपीयू के अंदर, उसका काम है। इन्फॉर्मेशन भेजी गई, अब एएलयू का काम है। अब जैसे कि और कोई तुलना करना, कंपैरिज़न करना, ये भी किसका काम है? एएलयू का काम है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफ़ॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, परफ़ॉर्म सम लॉजिकल ऑपरेशन, यानी कि कंपैरिज़न करना, तुलना करना भी एएलयू का काम है। तो कंट्रोल यूनिट जैसे कि हम पढ़ रहे थे, जो अभी क्वेश्चन था ना हमारा, कि नर्व सेंटर किसे कहते हैं? तो कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? मुख्य मेमोरी से डेटा लेना, जो भी है, कंप्यूटर के संचालन का नियंत्रण, कंट्रोल करना और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करना। अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी आपको पढ़ा दी। अब आगे देखते हैं कि अंकगणितीय एवं तार्किक, यानी कि लॉजिकल एवं संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? जहां पर आ गया अंकगणितीय यानी कि अर्थमेटिक वाला, और लॉजिकल यानी कंपैरिजन करना, तो किसका काम है? सीपीयू का, एएलयू का, माइक्रो प्रोसेसर का या रैम का? तो स्पेसिफिकली एएलयू का काम है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करा देता, बता देता कि भाई इसका काम है, लेकिन जब आपने पढ़ा तब आप समझ पाए ना कि इसका काम है। अब आगे चलते हैं, कोई कंपैरिजन करना हो या जोड़ना घटाना, ये एलयू का काम है। अब आगे चलते हैं, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट
का कार्य मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं करना है, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुना करना, या कोई कंपैरिजन वगैरह करना है कि बराबर है, कोई चीज़ बराबर नहीं है, वो भी इसी का काम होता है। अब आगे चलते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसकी गति को किसके रूप में जाना जाता है? घड़ी की गति में, मेगा स्पीड में, चक्र गति या बिट गति। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, इसकी गति को क्लॉक स्पीड यानी कि घड़ी की गति में मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर, ये आप जो देख रहे हैं, जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे क्लॉक स्पीड कहा जाता है, और क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अब आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? सीपीयू का एक घटक पूछा है, पार्ट पूछा है, कौन सा है? मेमोरी, माउस, कीबोर्ड या मॉनिटर? मैंने क्या था बताइए? मेमोरी। सीपीयू का एक घटक है ना, सीपीयू का ही पार्ट है मेमोरी। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस के तो अलग है, लेकिन मेमोरी सीपीयू का पार्ट है। तो आगे चलते हैं। मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। मेमोरी का कार्य होता है किसी जानकारी को याद रखना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो आगे चलते हैं कि कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखिए अब कि 3 घटक होते हैं, बताइए कौन कौन से 3 घटक होते हैं सीपीयू के? जब हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर इनपुट यूनिट था, यहाँ पर आउटपुट यूनिट था, और बीच में मैंने आपको जो बताया था यहाँ पर सीपीयू था। इसके 3 घटक थे, कौन कौन से? एक था कंट्रोल यूनिट, एक था एएलयू और मेमोरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। मॉनिटर इसका पार्ट नहीं है तो ऐसे ही गलत हो गया। कीबोर्ड इसका पार्ट नहीं तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर भी मॉनिटर है तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब आगे हम पहले कंप्यूटर के विकास के बारे में पढ़ लेते हैं। जो कंप्यूटर आप आज देख रहे हैं, जो आज मॉडर्न कंप्यूटर देख रहे हैं, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ। बहुत ही मजेदार थ्योरी है। पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि आगे से क्वेश्चन बनेंगे। तो कंप्यूटर की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। सबसे पहले लोग एबेकस का इस्तेमाल करते थे, यानी कि लोगों की जो जिंदगी थी, इसमें जो पहला कंप्यूटर था ये था एबेकस, जो आप ये देख रहे हैं ये था। और इसका इस्तेमाल 2400 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में गणना के लिए किया जाता था। और ये एक तरह का मैनुअल कैलकुलेटर था, मतलब कि एक तरह का कैलकुलेटर था, मैनुअली यूज करते थे एबेकस। जोड़ने घटाने में इसका इस्तेमाल होता था, और गुणा करने में इसको कहते थे एबेकस। इसे पहला कंप्यूटर माना जाता है जो कि मैनुअली ऑपरेट होता था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, फिर 17वीं सदी में ब्लेज पास्कल ने पास्क लाइन, जो कि आप ये देख रहे हैं, पास्क लाइन बनाई, जो जोड़ और घटाव कर सकती थी। लेकिन असली क्रांति तब आई जब चार्ल्स बेबेज ने 19वीं सदी में एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया, जिसे दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। तो जो दुनिया का पहला कंप्यूटर है जो आप ये देख रहे हैं, इसका नाम है, इसे कहते हैं एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया। और चार्ल्स बेबेज को ही मतलब कि कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ये दुनिया का पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? एनालिटिकल इंजन को, जो आप ये देख रहे हैं, और इसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया। तो उसके बाद कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, क्योंकि वो एक बेसिक मॉडल था, लेकिन जो आप विकास देखेंगे तो पहली जनरेशन, इसकी जनरेशन वाइज आए कंप्यूटर, मतलब कि 5 जनरेशन आ चुकी हैं। तो जो पहली पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन, इसका विकास हुआ था 1940 से 1956 के दौरान। इसे कहते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछाएगा कि कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन मतलब कौन सी थी, फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी? तो पहली जनरेशन है वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये क्या होती है? तो 1940 के दशक में कंप्यूटर का असली जन्म हुआ, और इसे ENIAC, एनियाक, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म पूछी गई है। एनियाक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, और 1945 में बनाया गया। और एनियाक के आविष्कार का श्रेय जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली को दिया जाता है। ये इतना बड़ा था कि एक पूरे कमरे में रखा जाता था, और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। और ये कंप्यूटर बहुत गर्म होते थे और बार बार खराब हो जाते थे। तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ना, ये पूरे एक कमरे में इतनी जगह घेरता था, जो आज आप देखते हैं कि एक डेस्क पे आ जाता है। पहले जो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, पूरे कमरे में ये जगह घेरता था, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, जिसके कारण क्या होता था, ये बहुत गर्म हो जाता था। थोड़ी देर चलेगा तब इतना ज़्यादा गर्म हो जाता था, जिसके कारण ये बहुत खराब भी, मतलब बार बार खराब होता था।
क्योंकि अभी कंप्यूटर अपने एक डेवलपिंग स्टेज पे था ना। अब ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। धीरे धीरे अब इसको आज आज आप जो देख रहे हैं ना, वो तो इतना डेवलप हो चुका है, लेकिन ये अभी पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। पूरे कमरे के जितना इसका साइज होता था, और इसमें मेन यही पूछा था कि वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, और एनियाक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका नाम रखा गया था। अब आगे चलते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का युग था, जैसे मैंने आपको बताया। एक तो एनियाक था, उसके बाद में क्या हुआ, यूनिवैक आया। एनियाक पूरे मतलब कि कमरे जितनी जगह घेरता था। यूनिवैक की पहले फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो आप ये देख रहे हैं, यह है यूनिवैक, जिसे 1951 में कमर्शियल उपयोग के लिए बनाया गया। और ये पहला कंप्यूटर था जो बिजनेस और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये बहुत महंगे थे और सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, संस्थानों के लिए उपयोग में आते थे। ये जो पहला कंप्यूटर बनाया गया जो कि ज़्यादा जगह नहीं घेरता था, और ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसका नाम है यूनिवैक। लेकिन ये अभी भी बड़े मतलब बहुत महंगा था। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ नहीं होती है बहुत महंगी होती है। इसमें भी वैक्यूम ट्यूब्स का ही इस्तेमाल होता था। अब आगे चलते हैं। तो पहली जनरेशन के बाद आया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का जो विकास हुआ 1956 से 1963 में। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। जो आप ये देखते हैं ना, छोटे छोटे सेल से होते हैं, आपने देखा होगा बहुत से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उसमें इस प्रकार के सेल, इसी को ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं। इसका जब इस्तेमाल हुआ ना, तो इसने कंप्यूटर की दुनिया को बदल दिया। अब वैक्यूम ट्यूब से छोटे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ा होता था। ट्यूब्स मतलब ट्यूब आप समझ रहे हैं, बहुत बड़े होते थे। जैसे आप टीवी देखते थे ना, टीवी के पीछे पहले टीवी कितने बड़े होते थे, पीछे ट्यूब जैसा होता था, लेकिन अब टीवी एलईडी वगैरह कितनी छोटी होती हैं। इसी प्रकार जो पहले कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था जो बड़े होते थे। लेकिन जब ट्रांजिस्टर आया तो ये छोटे और तेज और भरोसेमंद थे, मतलब कि उससे ज़्यादा फास्ट थे और बहुत छोटे भी थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जैसे IBM 1401 छोटे और सस्ते थे, जिससे बिजनेस में इनका इस्तेमाल बढ़ा। और इस दौर में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबोल और फोर्ट्रैन भी आए, जिससे प्रोग्रामिंग को और आसान बनाया, यानी कि कंप्यूटर का और विकास हुआ। कंप्यूटर छोटे हुए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, कोबोल और फोर्ट्रैन ये आई, जिसने और कंप्यूटर को आसान बनाया। आप देख ही रहे हैं कि कंप्यूटर कितना छोटा हो गया ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल से। उसके बाद आई तीसरी पीढ़ी 1946 से 1971, यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल हुआ। जो आप ये देखते हैं ना, ग्रीन कलर के पैनल आज भी आप देखते हैं, इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी में छोटे छोटे सेल होते हैं जो ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं, तो इसे कहते हैं आईसी। जब इसका इस्तेमाल होने लगा ना, तो कंप्यूटर और छोटा हो गया, और छोटा और तेज हो गया। तो 1960 के दशक में आईसी ने कंप्यूटर को और छोटा, तेज और सस्ता बना दिया। अब एक छोटी सी चिप में हजारों ट्रांजिस्टर समा सकते थे। पहले क्या था, अलग अलग ट्रांजिस्टर होते थे, जगह स्पेस भी घेरते थे, मतलब कंप्यूटर बड़े होते थे। अब क्या हुआ, एक प्लेट में, मतलब कि एक प्लेट आप समझे ऐसा, एक चिप में हजारों ट्रांजिस्टर आ जाते हैं। हजारों ट्रांजिस्टर आ जाते हैं तो कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। तो IBM सिस्टम 360 इस दौर में एक क्रांतिकारी कंप्यूटर था, जिसने बिजनेस और वैज्ञानिक दुनिया में धूम मचा दी थी। और इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हुआ, जिसने कंप्यूटर को और यूजर फ्रेंडली बना दिया। आप देख रहे हैं कंप्यूटर थर्ड जनरेशन का कितना छोटा हो गया। पहले के मुकाबले आप देख ही रहे हैं, कहाँ शुरू हुआ था एक कमरे जितना, अब कहाँ आप देख रहे हैं कमरे से कितने छोटा हो गया ना। ये है थर्ड जनरेशन। उसके बाद आया फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल हुआ माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर जो आजकल आप पीसी देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। माइक्रो मतलब और छोटा हो गया। तो 1971 में इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर आया, जिसने कंप्यूटर को हर घर तक पहुंचाने का रास्ता खोला। और माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी चिप है, देख रहे हैं आप, एक छोटी सी चिप में कितने सारे ट्रांजिस्टर वगैरह सब इसी में आ गए हैं, जो सीपीयू का काम करती थी। तो और फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर का विकास कितना हो गया। उसके बाद आई फिफ्थ जनरेशन, जो आज के कंप्यूटर हैं 1980 से वर्तमान तक, यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर और एआई। बाद में मतलब कि पहले मॉडर्न कंप्यूटर हैं, तो जैसे जैसे विकास हुआ अब तो एआई आ गया। तो 1980 के बाद कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति आ गई। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और फिर स्मार्टफोन ने टेक्नोलॉजी को हर इंसान की जेब में ला दिया। और इंटरनेट ने कंप्यूटर को एक दूसरे जोड़ा, और क्लाउड कंप्यूटिंग ने डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग को बदल दिया। और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के युग में हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग भी तेजी से विकसित हो रही है। आने वाला जो फ्यूचर है वो क्वांटम कंप्यूटिंग का है, जो भविष्य में कंप्यूटर की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी। जो क्वांटम कंप्यूटिंग है बहुत तेज है, जो हमारा भविष्य है। तो आप देखिए, 5 जनरेशन हमने पढ़ ली, अभी आपके टिप्स में होनी चाहिए। पहली जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब। ये मतलब पूछा जाएगा, कितने सारे प्रश्न बने हैं ना जाने, आप देखेंगे। उसके बाद बताइए वैक्यूम ट्यूब के बाद क्या आया,
ट्रांजिस्टर आया। मैसेज शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप मेरी हैंड राइटिंग में मत जाइए। बस पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर के बाद बताइए क्या आया? उसके बाद आया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ पे क्या आया? आईसी के बाद बताइए, फिर आया माइक्रो प्रोसेसर, एमपी। और अब क्या है? अब तो आ गया आधुनिक कंप्यूटर, एआई। ये सब आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 1980 के दशक में अब हम देखिए, हमने ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम भारतीय जो सुपर कंप्यूटर हैं इनके विकास के बारे में ही पढ़ते हैं। हमने दुनिया को तो देख लिया भाई, क्या क्या टेक्नोलॉजी अपडेशन हुई, लेकिन हम जो भारत में सुपर कंप्यूटर है ना, उनके विकास के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। ये सारे पहले मैं पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको थ्योरी सारी समझ आ जाए, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो 1980 के दशक में भारत को विदेशों में सुपर कंप्यूटर खरीदने में दिक्कत हुई। 1980 के दौरान भारत को क्या था? सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी। और 1987 में जब अमेरिका अमेरिका का जो सुपर कंप्यूटर था क्रे, क्रे एक्सएमपी इसका फुल नेम था, पर क्रे कहते थे। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर था, उसने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे आपको। तो भारत ने कहा कि आप नहीं दोगे तो क्या, अगर मतलब मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सुबह नहीं होगी? तो भारत ने स्वदेशी विकास का फैसला लिया। और विजय भटकर, जिन्हें भारत के सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है, इन्होंने सी डेक, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, के साथ मिलकर 1991 में परम 8000 बनाया। इसका मतलब है पैरेलल मशीन। परम का मतलब है पैरेलल मशीन, इसकी फुल फॉर्म है। तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना। आप समझ गए? अमेरिका से हमने मांगा पर अमेरिका ने मना कर दिया। उस समय अमेरिका की भारत से नहीं बनती थी, अमेरिका की तो अभी भी किसी से नहीं बनती, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा खुंदस में था। तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जो भारत ने खुद बनाया, मतलब भारत ने खुद विकसित किया, सी डेक ने। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, उसके बाद कैसे कैसे इसका विकास हुआ। तो अब आप आधुनिक आएंगे ना, अब आधुनिक जो सुपर कंप्यूटर है, अब हम आगे, हमने बहुत सारे उसके बाद सुपर कंप्यूटर बनाए। तो जो एरावत है, एरावत को मई 2023 में सीडेक पुणे में स्थापित किया गया था। और इसकी गति आप देखेंगे तो अधिकतम जो गति है ना, वो 13,170 टेराफ्लॉप्स है। जो आप ये देख रहे हैं, यही है एरावत, जो इसे भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाता है। तो भारत का इस समय सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो एरावत है। देखिए, इसके बाद भी और भी सुपर कंप्यूटर हैं, जैसे आधुनिक आप देखेंगे तो परम रुद्रा, ये भारत ने 2024 में लॉन्च किया, लेकिन ये तेज नहीं है, आधुनिक है। और सबसे तेज कौन सा है? एरावत है, जो इस समय 2023 में लॉन्च हुआ था। ये भारत के समय सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और इसकी रैंकिंग जब आई थी ना, जब पूरे वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर्स की रैंकिंग आई थी, तो मई 2023 में वैश्विक टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में 75वां स्थान मिला था। आप देख रहे हैं, 500 जो टॉप सुपर कंप्यूटर हैं, उसमें भारत का जो एरावत सुपर कंप्यूटर था, इसे 75th रैंकिंग मिली थी 2023 में। लेकिन 2024 में दुनिया और आगे बढ़ी और सुपर कंप्यूटर आए, तो हमारे जो सुपर कंप्यूटर है इसकी रैंकिंग नीचे आ गई 136। अभी भी इंप्रेसिव है, 136वें नंबर पर है हम 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में। जो एक समय हम सुपर कंप्यूटर किसी से मांगना चाहते थे और उसने नहीं दिया, आज हम देख रहे हैं कि आज हमने खुद विकसित किया और 136 रैंकिंग पर है। और फिर भी है अभी भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। और सितंबर 2024 में परम रुद्र परम रुद्रा नाम का भी हमने सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है, जो कि तकनीकी रूप से भारत का नवीनतम, मतलब कि मॉडर्न सुपर कंप्यूटर है। लेकिन जो इसकी गति है वो 1 पेटाफ्लॉप्स है, जो कि एरावत की 13,170 टेराफ्लॉप से काफी कम है। तो सबसे तेज तो एरावत है, लेकिन जो आधुनिक है वो कौन सा है? परम रुद्रा। क्योंकि सबका अपना अपना काम होता है ना। जैसे क्या होता है कि भारत मिसाइलें बनाता है, तो कुछ मिसाइलों की दूरी बहुत आगे ज़्यादा होती है, और कुछ मिसाइलें मिसाइलें जो होती हैं उनकी दूरी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो भी यूज़फुल हैं, मॉडर्न है। इसी प्रकार जो सबसे तेज है वो एरावत है, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट है वो परम रुद्र है। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप देख रहे हैं मैंने कितनी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी मैंने फिर थ्योरी पूरी बताई आपको, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? अब सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये अगर मैंने आपको पढ़ाया ना होता थ्योरी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट होते। तो परम 8000 ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब आगे है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक को किसे माना जाता है? गॉर्डन इमुरे, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जेम्स गोसलिंग। इसमें ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, उनका ये क्वेश्चन गलत होता है, और एग्जामिनर जानकर ये क्वेश्चन पूछता है, जानबूझकर। बहुत बार आप देखेंगे ये क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में रिपीट होता रहता है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो टिक करके आते हैं चार्ल्स बेबेज, जो कि गलत है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तब होगा चार्ल्स बेबेज।
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या अपने माइंड में नोट डाउन कर लीजिए कि जब पूछा जाए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। लेकिन जब पूछा जाए आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तब सही जवाब होगा एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 1912 में इंग्लैंड शहर में हुआ था और इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था, जो कि एल्गोरिदम और संगणना की अवधारणा के लिए विख्यात थी। आजकल आप देख रहे हैं सारा सिस्टम एल्गोरिदम से चलता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम, जो भी सोशल मीडिया ऐप है, एल्गोरिदम। तो इन्होंने ही इसके मतलब की अवधारणा दी, तो इसीलिए इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसे? एलन ट्यूरिंग को। अब आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है, मतलब कि जो भारत के सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ, तो इसका जनक किसे माना जाता है, बताइए। इसका जनक माना जाता है विजय भाटकर को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे, तो बताइए अब कौन से जनरेशन के कंप्यूटर थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था और काफी भारी थे और महंगे थे। ये थी कौन सी जनरेशन? तो पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन में एलन ट्यूरिंग भी है और चार्ल्स बेबेज भी है। तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। जब पूछा जाएगा कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक, तब एलन ट्यूरिंग। जब पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का जनक, तब चार्ल्स बेबेज। अब आगे चलते हैं कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित थे। हमने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पढ़े, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? ये ट्रांजिस्टर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे है कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो डिजाइन किया गया था, जो कि हम कहते हैं कि पहला कंप्यूटर है, वो यांत्रिक कंप्यूटर था। वो किस नाम से, मैकेनिकल कंप्यूटर था, वो किस नाम से जाना जाता है? वो एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। कि आगे है कि दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ना, उसका नाम क्या है? पढ़ाया मैंने आपको, बताइए उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है? ENIAC। ENIAC। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आगे चलते हैं। आगे है कि इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित हैं। तो देखिए, पहले किसका हुआ? वैक्यूम ट्यूब का, VT। वैक्यूम ट्यूब के बाद क्या आया? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बाद क्या आया? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथे नंबर पर क्या आया? उसके बाद आया माइक्रो प्रोसेसर, MP। तो इंटीग्रेटेड सर्किट कितने नंबर पर है, मतलब कौन सी जनरेशन है? तो तीसरी पीढ़ी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आगे है कि पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी। आप देख रहे हैं इनसे कितने सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया इसको। तो पहली पीढ़ी आपको पता है कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। तो आपके लिए हल हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ना, चाहे वो SSC में पूछी गई हो, मैंने जो TCS द्वारा पूछी गई वो तो सारी कवर की ही हैं, बाकी जो दूसरे एग्जाम में भी पूछी गई हैं उन्हें भी कवर किया है और वीडियो के लास्ट में कवर किया है। पहले हम सारा पढ़ लेंगे, लास्ट में मैं आपको सारी फुल फॉर्म पढ़ा दूंगा, इससे बाहर फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएंगी। अभी तो देखिए आप कि OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। तो यहाँ पे देखिए इसमें कहाँ पर है, तो ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं, ऑप्टिकल करेक्ट, ये रहा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आगे चलते हैं। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। और इसका एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है और इन कैरेक्टरों को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जा सकता है और OCR के फ़ॉन्ट कंप्यूटर में संग्रहित रहते हैं। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। स्पीकर, पेंटोग्राफ, स्कैनर या प्लॉटर। डिज़ाइन आ गया ना इसमें, तो इसमें प्लॉटर का इस्तेमाल होता है। ये आप देख रहे हैं प्लॉटर। तो प्लॉटर का काम क्या होता है? तो प्लॉटर प्रिंटर की तरह ही हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए, मतलब कि प्रिंटर ही होता है, लेकिन ये बड़े साइज का होता है। उसमें बड़े बड़े कागज, मतलब कि जो कलरफुल प्रिंट मैप वगैरह में चाहिए या कोई डिज़ाइन वगैरह चाहिए, तो इससे हम प्रिंट कर सकते हैं। बस इसका इस्तेमाल यही है। आगे है कि आमतौर पर एक QWERTY की कीबोर्ड में कुंजियां होती हैं। QWERTY यानी कि QWERTY क्या होता है? जैसे कीबोर्ड होता है ना, उसमें आप देखते हैं अल्फ़ाबेट जो अरेंज होते हैं, पहले Q आता है, WERTY। फ़ोन में भी यही होता है, इसी मतलब कि इसी में उसमें सीरीज़ में, इसे QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है।
तो जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है ना, उसमें कितने बटन होते हैं, एक तरह से आसान भाषा में, और मतलब कुंजियाँ, उसमें कितने बटन है ये आपको बताना है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। 120, 98, 104 या 100 कितने होते हैं? अगर आपने पढ़ा नहीं तो बताइए, एक एस्टिमेट बताइए कितने होते होंगे। इसमें होते हैं 104। कहाँ पर है, ये रहा। 104 बटन होते हैं कीबोर्ड में नॉर्मली। आजकल तो बहुत सारे एडवांस कीबोर्ड भी आ गए हैं, पर जो नॉर्मल होता है ना, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल है, उसमें 104 कुंजियाँ होती हैं। तो आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है मतलब वो कौन सी होगी, इनपुट डिवाइस होगी ना, जाहिर सी बात है। अगर वो आउटपुट नहीं है तो इनपुट है, तो आपको इनपुट बतानी है। तो मॉनिटर क्या है, इनपुट है? नहीं, ये तो आउटपुट है, ये नहीं होगा। स्कैनर, ये आउटपुट है या इनपुट है? ये इनपुट है। स्पीकर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, लेकिन जो स्कैनर है, स्कैनर जैसे स्कैनर है, इस पे हम कोई डॉक्यूमेंट रख के स्कैन करते हैं तो वो मॉनिटर में जाता है, वहां से हमें दिखता है। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है मतलब क्या हुआ, वो इनपुट डिवाइस होगा। तो अब हमें इनपुट डिवाइस देखना है कौन सा है। तो स्क्रीन, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो इनपुट है? नहीं, वो तो आउटपुट है। माउस, हाँ ये इनपुट डिवाइस है। हेडफोन आउटपुट डिवाइस है, हम गाने सुन रहे हैं। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो सही कौन सा होगा, माउस, क्योंकि आउटपुट डिवाइस नहीं है वो पूछा गया है, तो माउस आउटपुट डिवाइस नहीं है। आगे चलते हैं। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि रिकग्निशन टेक्नोलॉजी में OMR का उपयोग होता है। इसमें एम का पूर्ण रूप क्या है? तो OMR की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, जिसमें उन्होंने एम का पूर्ण रूप पूछा है। OMR में एम, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, तो ये रहा मार्क। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, एक ऐसी शीट होती है जिस पर कुछ गोले बने होते हैं। आज आप देखते हैं ना, आपने 10वीं या 12वीं की परीक्षा तो दी ही होगी, वहां पर आप OMR शीट भरते हैं ना, A B C D ऑप्शन होते हैं, तो गोल गोल बना होता है उसमें, जैसे बी ऑप्शन है तो बी को हम गोल गोल ऐसे भर देते हैं, उसी को OMR शीट कहते हैं। तो इसको जो रीड करता है, यानी कि OMR शीट है, अब इसको रीडिंग किसके द्वारा की जाएगी, किस मशीन के द्वारा की जाएगी? तो OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन के द्वारा। ये जो मार्क है, जो इसमें मार्क हमने बनाया है, इसको ये रिकग्नाइज करता है, पहचानता है। समझ गए आप? अब आगे चलते हैं कि आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग होता है? जो आजकल के प्रिंटर है ना, उनकी जो स्पीड है, उनकी स्पीड को हम किससे, मतलब जैसे कि कोई भी स्पीड है कि हम भागते हैं, भागने की स्पीड हम कहते हैं कि भाई इतने मीटर प्रति सेकंड भागे या किलोमीटर प्रति घंटा भागे। उसी प्रकार जो प्रिंटर की गति है, इसकी स्पीड हम कैसे मापते हैं? तो PPM से मापते हैं। PPM मतलब कि पेज पर मिनट। कितने पेज में 1 मिनट में वो प्रिंटर प्रिंट आउट कर रहा है, उससे उसकी स्पीड मापी जाएगी। मतलब कि 50 पेज पर मिनट, 40 पेज पर मिनट, 1 मिनट में इतने पेज प्रिंट आउट निकालता है। तो PPM, पेज पर मिनट। आगे हम मेमोरी पढ़ते हैं, मेमोरी के बारे में। जो कंट्रोल यूनिट का भाग है CPU में, मेमोरी, इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इससे भी प्रश्न बनेंगे। तो मेमोरी क्या है? वैसे तो आप समझते हैं मेमोरी क्या है, लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज में भी आप समझिए इसमें, कि इसमें डेटा, प्रोग्राम, परिणाम आदि को संचित किया जाता है। जो भी हमारा रिजल्ट है या कोई डेटा है, उसको स्टोर करते हैं मेमोरी में। तो जो मेमोरी होती है ना कंप्यूटर की, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक है प्राइमरी, जिसे मेन मेमोरी कहा जाता है, और एक है सेकेंडरी, जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। ऑक्सिलरी यानी कि सहायक मेमोरी। तो कंप्यूटर की मेमोरी कितने टाइप की होगी? पहले तो ये मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, यानी कि जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, वो भी आगे 2 टाइप्स में होती है। रैम, आजकल आप देखते हैं फ़ोन में भी रैम होती है, और रोम। रैम और रोम किसका भाग है? कंप्यूटर की प्राइमरी मेन मेमोरी का भाग है। तो जो प्राथमिक मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, इसका काम क्या होता है? ये स्टोर करने की क्षमता इसकी कम होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना कंप्यूटर की, इसकी स्टोरेज जो होती है कम होती है, स्टोर करने की क्षमता कम होती है, और जो स्पीड होती है काफ़ी तेज होती है। उदाहरण के लिए रैम और रोम, स्पीड तेज होगी, लेकिन जो स्टोरेज की क्षमता होगी कम होगी। तो रैम क्या है? रैम रीड राइट दोनों कर सकता है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसकी जो प्रकृति होती है वोलेटाइल होती है, अस्थायी होती है, टेम्पररी होती है। लेकिन रोम ये केवल रीड कर सकता है, और इसकी प्रकृति नॉन वोलेटाइल यानी कि परमानेंट होती है। रोम आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जैसे हमारे फ़ोन में जो इंटरनल स्टोरेज होती है, जिसमें हम कोई चीज़ गैलरी में सेव करते हैं, वो रोम में सेव हो रही है, समझ लीजिए। और रैम क्या है? हमने फ़ोन में 4-5 टैब खोल दिए, 4-5 टैब खोले मतलब कि हमने गैलरी खोल दी, फाइल मैनेजर खोल दिया,
तो वो फ़ोन में खुला रहता है ना, ऐसा तो नहीं वो चला गया। तो वो रैम में है, अस्थायी है। हमने एक बार क्लियर ऑल किया सब खत्म, लेकिन रैम क्या है, अंदर जाके डिलीट करना पड़ता है कोई चीज़ क्योंकि वो सेव हो चुकी है। तो रैम और रोम आप समझ गए? ये पूछा जाता है कि वोलेटाइल कौन-सी है, नॉन वोलेटाइल कौन-सी है। ये पु रैम जो है वोलेटाइल है और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल है। तो आगे चलते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी हमने पढ़ ली, मेन मेमोरी होती है। अब होती है द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी अब ऐसे समझिए हमारे फ़ोन में, एक तो हमारे फ़ोन में आते हैं ना इंटरनल स्टोरेज, कि आपके फ़ोन में इतनी मेमोरी है, मतलब कि 128 जीबी 256 जीबी मेमोरी है। लेकिन उसके साथ-साथ कई बार क्या होता है कि हम कंप्यूटर में सॉरी मोबाइल में मेमोरी कार्ड भी डालते हैं। तो जो मेमोरी कार्ड है ना, ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी तो हमारी फ़ोन की स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, मेमोरी कार्ड। उसी प्रकार कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी है वो तो रैम रोम है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या है, तो एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी जैसे पहले सीडी आती थी, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये क्या है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है और ये नॉन वोलेटाइल है, यानी कि ये भी परमानेंट है। अगर हम इसको डिलीट नहीं करेंगे तो डिलीट अपने आप से नहीं होगा, तो ये स्थायी है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी भी आप समझ गए और इनकी स्टोरेज की क्षमता अधिक होती है, आपको पता ही है, क्योंकि जो फ़ोन में है उसमें तो जो है ही है, लेकिन अगर हम मेमोरी कार्ड लगाएँगे तो इसमें हम ज़्यादा 1 टेराबाइट का मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, मतलब कि 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी हो सकती है। तो इसकी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिज़न में। तो आगे चलते हैं। तो अस्थायी मेमोरी, तो वोलेटाइल मेमोरी, इसमें पावर ऑफ होने पर जो संचित सूचना होती है समाप्त हो जाती है। जैसे हमने कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, हमने कोई मतलब एमएस वर्ड या कुछ खोल के काम कर रहे हैं, अभी वो जो मेमोरी है वो रैम में है, लेकिन जैसे कंप्यूटर ऑफ हुआ, ये मेमोरी क्लियर, मतलब कि नॉन वोलेटाइल है, सॉरी वोलेटाइल है, अस्थायी है। जैसे रैम, स्थायी में क्या होगा, नॉन वोलेटाइल में क्या होगा, इसमें पावर ऑफ होने पर भी जो सूचनाएँ खत्म नहीं होती, हमने उसको सेव कर लिया, कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव में जाके सेव कर लिया। अब जब तक हम ड्राइव में जाके उस फ़ोल्डर को डिलीट नहीं करेंगे, वो डिलीट नहीं होगा। ये स्थायी है, स्थायी मेमोरी में, और जो सेकेंडरी मेमोरी है, वो भी स्थायी होती है और जो रोम है, वो भी स्थायी मेमोरी है। अब एक होती है कैशे मेमोरी। फ़ोन में भी आप देखते होंगे कैशे मेमोरी होती है, उसको आप डिलीट करते हैं। ये एक उच्च गति की हाई स्पीड वाली मेमोरी होती है। ये आकार में छोटी परंतु मुख्य मेमोरी से तेज़ होती है और इसमें सीपीयू द्वारा प्रायः प्रयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप में रखा जाता है। मतलब कि जो कैशे मेमोरी होती है इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, बहुत हाई स्पीड होती है, लेकिन ये भी टेम्परेरी होती है, परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। जो मेमोरी मापन इकाई है, आगे इसका बहुत काम आएगा, आगे इसके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, इसलिए यहीं पर समझ लीजिए। जो मेमोरी की मापन इकाई है, 1 बिट को बाइनरी डिजिट में मापा जाता है 0 या 1। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो 4 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स। जैसे हम कहते हैं ना कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 100 ग्राम, वही सब, सॉरी 100 कह रहा हूँ, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। उसी प्रकार एक निबल में 4 बिट्स, एक बाइट में 8 बिट्स। 1 केबी, केबी तो आप समझ रहे होंगे 1 किलोबाइट में, तो 1024 बाइट्स होते हैं 1 केबी में। केबी से बड़ा होता है एमबी। 1 एमबी में 1024 किलोबाइट आएगा। एमबी से बड़ा होता है जीबी, जिसे हम गीगाबाइट कहते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होगा। यानी कि केबी के बाद आएगा एमबी, एमबी के सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले बिट आता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ। सबसे छोटी इकाई है बिट, समझ रहे हैं? बिट के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद केबी यानी किलोबाइट, किलोबाइट के बाद एमबी, मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद जीबी, गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, ऐसे आगे बढ़ता रहता है। तो आप समझ लीजिए एक बिट में कितनी बाइनरी डिजिट में मापा जाता है, क्योंकि सबसे छोटा होता है। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनेंगे, अभी देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं। पहले तो कैशे मेमोरी कहाँ स्थित होती है, ये आपको बताना है। रैम में स्थित होगी, सीपीयू में होगी, कि कहाँ पर सीयू में होगी या मॉनिटर में होगी। तो जो कैशे मेमोरी होती है, ये सीपीयू में ही स्थित होती है। सारा कुछ मेमोरी वगैरह सीपीयू का ही काम होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो कैश मेमोरी एक चिप आधारित कंप्यूटर डिवाइस है जो सीपीयू में आवश्यक डाटा रखने के लिए अस्थायी स्टोरेज के रूप में काम करता है। ये मेमोरी में ही इसका यूज होता है। तो आगे चलते हैं। तो रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? ऑफलाइन, तृतीयक, प्राथमिक या द्वितीयक? तो जो रैम है बताइए, ये प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी है, कौन सी है? रैम है, हमने पढ़ा ही है कि जो वोलेटाइल मेमोरी है, और ये अपना प्राइमरी कहाँ पर है, प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी है, क्योंकि जो रैम है ना, और सॉरी जो रोम है ना, वो सेकेंडरी मेमोरी है, जो रैम है वो प्राइमरी मेमोरी है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए रैम प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मेमोरी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? तो वोलेटाइल मेमोरी भी रैम ही है। रोम नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब कि जो टेम्पररी है, रैम टेम्पररी है,
तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जो कि हमने पढ़ ही लिया। ये कैशे मेमोरी की तरह कैशे मेमोरी भी वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम और सेकंड देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रैम और कैशे मेमोरी, CACHE होता है कैशे मेमोरी, ये दोनों अपनी क्या कहते हैं वोलेटाइल होती हैं, वोलेटाइल। उसके बाद आता है रोम। रोम और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जैसे जिसमें मेमोरी कार्ड आ गया, पेन ड्राइव आ गई, ये सब सेकेंडरी होती हैं, ये सब नॉन वोलेटाइल होती हैं, नॉन वोलेटाइल। समझ गए आप। रैम और कैशे मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती हैं। रोम और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, यानी कि इसमें सेकेंडरी में कोई भी ऑप्शन आ जाए आपको बता दिया जाए कि हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं, ये नॉन वोलेटाइल होती हैं। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यानी कि उसमें हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो हार्ड डिस्क में तो स्टोर करते ही हैं, सीडी में भी स्टोर करते ही हैं, फ्लैश ड्राइव तो ड्राइव में भी स्टोर मतलब कि स्टोरेज करते हैं। मोडेम, तो मोडेम जो होता है ना, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मोडेम क्या है? मोडेम स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। जो मोडेम होता है ना, इसकी जो फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसका ये शॉर्ट फॉर्म होती है मोडेम, जिसे मोडेम कहते हैं। यह पीसी को टेलीफोन लाइन के सहारे इंटरनेट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपके घर में वाईफाई भी लगा होगा ना, तो राउटर लगा होगा, पहले आप देखते हैं एक इस प्रकार का राउटर लगा होता है, ये सब ये मोडेम कहते हैं। जो मोडेम है आप देखते हैं कि ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये डिजिटल संकेत जो होते हैं उन्हें एनालॉग संकेत में बदलता है। तो आगे चलते हैं। तो रैम, जो रैम है ये डैश होती है, मतलब कंप्यूटर में रैम डैश में होती है, इनपुट डिवाइस में होती है, आउटपुट डिवाइस में होती है, एक्सटर्नल मेमोरी में होती है। तो एक्सटर्नल मेमोरी तो नहीं है रैम, या मदरबोर्ड में होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मदरबोर्ड में होती है। कंप्यूटर में जो रैम होती है ये मदरबोर्ड में होती है। रैम का जो पूरा नाम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और यह कंप्यूटर में एक प्रकार की मेमोरी है। इसमें सेव डाटा कंप्यूटर ऑफ करने पर डिलीट हो जाता है, यानी कि ये अस्थायी मेमोरी है। अब आगे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कंप्यूटर में लोगो क्या है? और लोगो वाला लोगो नहीं जो आप देखते हैं कि कोई लोगो बना हुआ है। तो लोगो जो होता है ना, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो जो लोगो है ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका उपयोग उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसका पूरा नाम है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड इसकी फुल फॉर्म है। तो शॉर्ट में हम कहते हैं लोगो। ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है? फोर्ट्रॉन मैंने आपको पढ़ाया था, याद रखिए। फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का बताया था कि कौन सी पीढ़ी में इसका इस्तेमाल हुआ था। तो इसका इस्तेमाल हुआ था सेकंड जनरेशन में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। फोर्ट्रॉन और जो कोबोल है ना, ये है क्या? ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल सेकंड जनरेशन में हुआ था, हमने पढ़ लिया। तो आगे चलते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, इसका आविष्कार किसने किया था? तो जावा के बारे में आपने सुना होगा। तो जावा का आविष्कार किसने किया था, उनका नाम बताइए आप। इसका सही होगा ऑप्शन, अपना जेम्स कहाँ पर हैं, ये रहे, जेम्स गोसलिंग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जेम्स गोसलिंग ने जावा का आविष्कार किया था। तो निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना कंप्यूटर की, जावा हो गई, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो स्विफ्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन सी प्लस प्लस प्लस, 4 बार प्लस नहीं आता, 2 बार प्लस आता है। सी प्लस प्लस ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन सी प्लस 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 ये नहीं। तो यहाँ पर 4 बार आ गया, ये गलत है। अगर 2 बार होता तो ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती, सी प्लस प्लस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लीजिए कौन कौन सी हैं। तो कंप्यूटर में देखिए, प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। जिस भाषा में लिखा जाता है उसे प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। तो जो प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया उसे प्रोग्रामिंग कहेंगे, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना, और जिस भाषा में वो लिखा जाएगा उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। तो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं? तो फोर्ट्रेन, कोबाल, जावा, स्विफ्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस, 2 बार प्लस आएगा, याद रखिएगा, HTML, ये प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। ज़्यादातर जब ऑप्शन में होंगी यही आती हैं, इसके अलावा कोई भी है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आगे चलते हैं। पाइथन एक है। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तो हमने पढ़ ही लिया कि पाइथन एक उच्च स्तरीय हाई लेवल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओपन सोर्स और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। आगे देखते हैं कि इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय जाता है। तो जो सी लैंग्वेज है कंप्यूटर की,
इसका विकसित किसने किया था? तो डेनिस भाई ने किया था। कहाँ पर है? ये रहे। ऑप्शन ए डेनिस रिची ने। सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय इन्हें जाता है। अगला प्रश्न है, तो सी लैंग्वेज एक सामान्य उपयोग में आने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है और उसको विकसित करने का श्रेय डेनिस रिची को जाता है। इसका उपयोग यूनिक्स नामक प्रचलन प्रणाली के निर्माण में किया जाता है। अब आगे है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बार रिपीट हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कोबोल की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है आप? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कहाँ पर है देख लीजिए, ये रहा। सी से कॉमन, सी ओ से कॉमन, बी से बिजनेस, ओ से ओरिएंटेड, एल से लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे है, आगे हम न्यूमेरिकल सिस्टम पे जो हमने पढ़ा था ना, निबल बिट्स ये सब, इस पर जो प्रश्न बनते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होंगे, ये देखते हैं। तो कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या है? आधा बाइट है, 1 टेराबाइट है, 1 गीगाबाइट है, या 1 किलोबाइट है? जो एक निबल होता है ना, ये आपको बताना है। तो ये आधा बाइट होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए। तो आधा बाइट जिसे 4 बिट कहते हैं। देखिए, एक जो निबल होता है ना, 1 निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है, और 4 बिट को हम आधा बाइट कहते हैं। आधा बाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे बाइट में अगर इसको पूरा करना है, पूरा बाइट जो होता है, पूरा मतलब कि 1 बाइट, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। जब 1 बाइट में 8 बिट होंगे, तो जो 4 बिट होगा उसे हम आधा बाइट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। और आधा बाइट 1 निबल के बराबर होता है। तो आधा बाइट 4 बिट 1 निबल के बराबर होता है। 8 बिट जिसे हम पूरा बाइट कहते हैं वो 1 बाइट कहा जाएगा। उसके बाद आएगा 1 किलोबाइट, 1024 बाइट होते हैं, सब मैंने पढ़ा दिया। फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। तो यहीं से प्रश्न बनेंगे। अब देखिए, जैसे प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ते क्रम में। तो दिया गया है मेगाबाइट, टेराबाइट, ये सब स्टोरेज मेमोरी है, मेमोरी की मापन की इकाई है। मेगाबाइट यानी कि एमबी, टेराबाइट टीबी, किलोबाइट केबी, गीगाबाइट यानी कि जीबी। तो आपको इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले इनमें से देखा जाए, सबसे छोटा तो केबी होगा, यानी कि किलोबाइट सबसे छोटा होगा केबी। ठीक है। केबी से बड़ा कौन सा होगा? किलोबाइट से बड़ा होगा, केबी से बड़ा होता है एमबी, तो मेगाबाइट होगा। एमबी से बड़ा कौन होगा? तो एमबी से बड़ा होता है जीबी, गीगाबाइट। गीगाबाइट से बड़ा कौन सा होगा? तो टेराबाइट, टीबी। तो आएगा केबी, एमबी, जीबी, टीबी। अब देखिए कहाँ पर है ये सब। तो ये रहा किलोबाइट, नहीं गीगा आ गया, यहाँ पर है मेगा। तो किलोबाइट सही है, मेगाबाइट सही है, फिर गीगा, फिर टेरा, तो ये सही है। ऑप्शन सी सही है। पहले किलोबाइट होगा, फिर मेगाबाइट, फिर गीगा, फिर टेराबाइट। आगे चलते हैं कि 10 निबल्स डैश बिट के बराबर होती हैं। 10 निबल्स। तो पहले तो देखिए, एक निबल कितने बिट के बराबर होती है? यहाँ पर लिख देता हूँ, एक एन, एन से आप निबल समझ लीजिए। एक निबल होती है कितने बिट के बराबर? 4 बिट के बराबर। 4 बिट के बराबर। यहाँ इन्होंने पूछा है कि 10 निबल, तो 1 से 10 पे जाना है, कितने गुना? तो 10 गुना। तो अब 4 को भी 10 गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया? 40। तो 10 निबल 40 बिट के बराबर होगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 4 बिट्स के समूह को कहा जाता है। तो 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? तो एक निबल कहा जाता है कि नहीं 4 बिट के समूह को? जिसे हम आधा बाइट कह देते हैं। 4 बिट्स के समूह को एक निबल कहा जाता है। देख रहे हैं हम कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है? एनटीपीसी के एग्जाम में ही आप देखिए, बहुत बार रिपीट होते हैं सब क्वेश्चन। आगे है कि बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 KB पूछा है। 1 KB कितने बाइट के बराबर होगी? तो 1024 बाइट के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है? 16, 17, 19, 21, मतलब रिपीट होता ही रहता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ा साइज कौन सा है? कंप्यूटर की जो मेमोरी है ना अभी तक, उसका सबसे बड़ा साइज कौन सा है? तो सबसे बड़ा साइज क्या है? पेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट या गीगाबाइट? तो सबसे बड़ा होता है योटाबाइट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। सबसे छोटा होता है निबल। एक निबल में 4 बिट होते हैं। उसके बाद होता है बाइट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। बाइट से बड़ा होता है किलोबाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। मतलब यही सब चीज़ें यहाँ आती रहेंगी, आगे आगे बढ़ती रहेंगी। 1024 लगता रहेगा उसके आगे। उसके बाद आता है 1 मेगाबाइट। एक मेगाबाइट में अब ये जो केबी है 1024 हो जाएगी।
उसके बाद आता है GB 1 गीगाबाइट, ये जो MB है 1024। उसके बाद आता है TB 1 टेराबाइट। फिर आता है पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद आता है जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद आता है योटाबाइट। इसमें 1024 ZB GB होता है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ी इकाई कौन सी मेमोरी की, तो योटाबाइट है। यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है, तो योटाबाइट होता है। आगे चलते हैं, इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं हम। इन निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ब्राउज़र समझते हैं ना आप क्या होता है? ब्राउज़र जैसे कि आप फ़ोन में क्रोम यूज़ करते हैं। क्रोम क्या होता है? क्रोम एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे सर्च इंजन गूगल भी होगा, याहू भी होगा, जो भी उनका होता है। तो ब्राउज़र के अंदर हम जाते हैं तो सर्च इंजन होता है। तो ब्राउज़र कौन-सा है? तो ओपेरा ये ब्राउज़र है, सफारी भी ब्राउज़र है, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स कंप्यूटर में आप देखते हैं ये भी ब्राउज़र है। गूगल ये ब्राउज़र नहीं है, ये सर्च इंजन है। जिस पर हम जाके कोई चीज़ सर्च करें ना, वो सर्च इंजन है। ब्राउज़र क्या है? एक दुकान है, जिसमें सब प्रोडक्ट रखे गए हैं, गूगल, याहू ये सब रखा गया है। तो ब्राउज़र दुकान है। गूगल क्या है? वो प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए। तो गूगल सर्च इंजन है, जो ब्राउज़र के अंदर आएगा, समझ गए? ये वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला प्रश्न है कि ईमेल का गठन किसने किया था? तो ईमेल का गठन किया था रेटा मिलिंसन, ये रहा। रेटो मिलिंसन ने ईमेल का गठन किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ईमेल का गठन रेटो मिलिंसन ने किया था। इन्होंने वर्ष 1971 में पहली बार ARPANET प्रणाली पर 2 कंप्यूटरों के मध्य संदेश भेजा था और 2012 में इंटरनेट सोसाइटी के द्वारा इन्हें इंटरनेट हॉल ऑफ द फेम में भी शामिल किया गया है। ठीक है, इनका नाम आप याद रख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक है। तो गूगल के फाउंडर आपको बताने हैं। गूगल के फाउंडर हैं, ये रहे लैरी पेज, और एक और है। 2 फाउंडर है ना इसके। तो को फाउंडर पूछा था, तो को फाउंडर है लैरी पेज और एक है सर्गेई ब्रिन ब्रिन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ठीक है। एक तो कौन है? लैरी पेज, लैरी पेज, और दूसरे हैं सर्गेई ब्रिन, ब्राइन कह दीजिए। सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, इसके दोनों फाउंडर हैं गूगल के। तो आगे चलते हैं कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? इंटरनेट की शुरुआत बताइए। बहुत खास दिन है वो, क्योंकि उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त। आपको याद रहेगा, भले ईयर याद ना रहे, लेकिन दिन तो याद रहेगा कि 15 अगस्त को हमने इंटरनेट की शुरुआत की थी। तो 1995 में, 15 अगस्त 1995, तो भारत में इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी को विदेश संचार नगर निगम लिमिटेड के द्वारा की गई थी। इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। मूलतः इसका प्रयोग अमेरिका ने वर्ष 1979 में ARPANET नाम के एक नेटवर्क से किया था। अपारनेट कह देते हैं हम, ARPANET नाम के एक नेटवर्क में किया था। हमें अपने से मतलब है। हमने कब शुरू किया? तो 15 अगस्त 1995। दुनिया में जब देखा जाए तो अमेरिका ने 1969 में ही इसका शुरुआत कर दिया था। 1969 से याद आया कि 1969 में हमने इसरो की स्थापना की थी। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? और फिर ब्राउज़र पूछ लिया। तो सफारी ब्राउज़र है, क्रोम भी ब्राउज़र है, यही गिने चुने हैं। सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स यही पूछा भी जाते हैं। जो पांडा है ये ब्राउज़र नहीं है। तो अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नेम क्या था? तो www आजकल वेबसाइट होती है ना, जैसे देखिए हमारी वेबसाइट क्या है? www.study study वाइन्स वाइन्स ऑफिशियल .com। तो इसमें जो स्टडी वाइन्स ऑफिशियल है ना, यह है डोमेन। ये हमें बाय करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। डोमेन को बाय करना पड़ता है। अगर हम इसे बाय नहीं करेंगे, मतलब कि एक प्रकार से हम इसके मालिक हैं, जब इसको हम बाय करेंगे तब। डोमेन को बाय करना पड़ता है, एक वर्चुअल प्रॉपर्टी है, आप समझ लीजिए। नहीं तो इसको कोई और खरीद लेगा, तो इस पर हमारा इस पे स्टडी वाइन्स ऑफिशियल नेम पर अधिकार नहीं रहेगा। ये डोमेन बाय करना पड़ता है। तो इसको सबसे पहले डोमेन पर रजिस्टर किसने किया था? वेबसाइट पर रजिस्टर किसने किया था? तो सबसे पहले www डोमेन पर, मतलब कि इस पर www पर पहला डोमेन कौन सा रजिस्टर हुआ था? तो symbolics.com, ये सबसे पहला पंजीकृत डोमेन था। कौन सा? symbolics.com। और ये कौन सी वेबसाइट थी, किसके लिए बनी थी? तो इसने 15 मार्च 1985 को कैम्ब्रिज मास में एक कंप्यूटर सिस्टम कंपनी सिम्बोलिक्स इंक, ये इंक थी एक, इसको पंजीकृत किया गया था। वेबसाइट थी इंक के लिए। तो symbolics.com याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था, यानी कि www का आविष्कार कब हुआ था?
तो वर्ल्ड वाइड वेब बताइए आप, अगर बताएं तो इसमें 1989 में हुआ था, कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन ए, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था। आगे चलते हैं, देखिए ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। पूछा है कि सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन क्या है? जहां पर हम कोई भी चीज सर्च कर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सर्च इंजन। तो याहू सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, इंस्टाग्राम। आजकल बहुत से लोगों को जानकारी तो यहीं से मिलती है, पर ये सर्च इंजन नहीं है, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जो इंस्टाग्राम है, ये एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को फोटो, टेक्स्ट, वीडियो, आपको तो इसकी ज़्यादा नॉलेज होगी, क्या मैं बताऊं, तो सोशल मीडिया, ये नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, सर्च इंजन नहीं है। आगे चलते हैं कि जब कभी हम इंटरनेट खोलते हैं तो हमें www नजर आता है। तो www की फुल फॉर्म क्या है, इनका पूर्ण रूप पूछा है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कहाँ पर है? तो वर्ल्ड वाइड वेब ये रहा, पहली ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ये है वर्ल्ड वाइज वेब, ये गलत है, यहाँ पर वाइड आता है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। बहुत से स्टूडेंट पीडीएफ मांगते हैं ना, तो बताइए पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है। तो प्रिंट कराना होता है इसीलिए प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यही सही होगा? नहीं, ये फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे चलते हैं कि ट्रोजन क्या है। ट्रोजन एक प्रकार है किसका? कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर भाषा का, मालवेयर का यानी कि वायरस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, या कंप्यूटर पेरिफेरल का। तो जो ट्रोजन है ना, ये एक मालवेयर है, वायरस है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन एक प्रकार का मालवेयर है जिसका प्रयोग क्या होता है, एक हैकर किसी के पासवर्ड को तोड़ने, हैक करने के लिए करता है। यह हार्ड डिस्क के सारे डेटा और प्रोग्राम को मिटा देता है और इसी की मदद से हैकर कंप्यूटर का नियंत्रण दूर बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर से कर सकता है। यानी कि आपके कंप्यूटर का एक्सेस कोई दूसरा हैकर ले सकता है इस वायरस के कारण। ये आपके कंप्यूटर में भेजेगा, लिंक भेजेगा, आप क्लिक करेंगे, आपका सारा डाटा का एक्सेस जो है वो दूसरे जो हैकर है उसको मिल जाएगा। तो ट्रोजन क्या है? एक मालवेयर है, एक वायरस है। आगे चलते हैं कि निम्न में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 सिस्टम में खुले ऐप्स के बीच में स्विच करने के लिए किया जाता है। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे आपने दो एप्लीकेशन खोले। एक समझ लीजिए कि आपने कंप्यूटर में खोल लिया, एम एस वर्ड खोला, एम एस वर्ड खोला, और दूसरे में आपने कोई वीडियो चला दी, वीएलसी खोल लिया, या कोई सॉफ्टवेयर आप वीएलसी ना कहिए तो एम एस वर्ड खोल लिया, इसमें एम एस एक्सेल खोल लिया। आपने दो सॉफ्टवेयर खोले, तो आपने एम एस वर्ड खोला तो पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन में एम एस वर्ड चल रहा है। जो एम एस ऑफिस है ये अभी नीचे मिनिमाइज है, लेकिन जैसे ही आप अल्ट प्लस, अल्ट एक बटन है कंप्यूटर में और मतलब कीबोर्ड में, और टैब, इन दोनों को एक साथ दबाएंगे ना, तो दोनों एप्लीकेशन स्क्रीन पर आ जाएंगी। अब आप इसमें स्विच कर सकते हैं। अगर आप बटन को छोड़ देंगे तो सेकंड जो एम एस एक्सेल है इस पर आ जाएंगे, फिर अल्ट टैब दबाएंगे आप तो इससे इस पर स्विच कर जाएंगे। मतलब तुरंत विद इन सेकेंड आप एक एप्लीकेशन से जो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन खुली हैं, दो ही नहीं, चार भी खोल सकते हो, पांच भी खोल सकते हो, लेकिन अल्ट टैब दबाने पर तुरंत आप एक एप्लीकेशन से दूसरे पे चले जाओगे, स्विच कर सकते हो। समझ गए आप? ये शॉर्टकट है। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 में सिस्टम में खुले ऐप्स में, खुला लिखा ना कि जो ऐप्स खुले हुए हैं, ओपन है, उनके बीच में स्विच करने के लिए किया जाता है? तो अल्ट प्लस टैब। ये पता नहीं बहुत बार पूछा गया, मैं देखता हूँ कि एसएससी में, रेलवे में, पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो ऐप्स में स्विच करने के लिए कौन से शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो अल्ट प्लस टैब याद रख लेना। आगे चलते हैं, तो सारे शॉर्टकट बता देता हूँ लगे हाथ आपको जो पूछे जाते हैं। तो कंट्रोल सी किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल वी जो कॉपी है उसे पेस्ट करने के लिए। जैसे हम मान लीजिए कोई चीज़ लिखी है, हमें इसको यहाँ से इस फ़ोल्डर से उठाकर दूसरे फ़ोल्डर में डालना है, या कोई इमेज है ये ए फ़ोल्डर में है, हम इसे बी फ़ोल्डर में डालना चाहते हैं, तो कंट्रोल सी करेंगे तो ये चीज़ कॉपी हो जाएगी। अब बी फ़ोल्डर में आके हम क्या कर देंगे, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक बटन है कीबोर्ड में और वी दोनों को दबा देंगे तो ये जो चीज़ कॉपी हुई है ना, बी फ़ोल्डर में आके पेस्ट हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। समझ गए आप? कॉपी पेस्ट। कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, ये सब शॉर्टकट है। अंडू करने के लिए मान लीजिए हमने कोई अपना नाम मैंने लिखा, जैसे मेरा नाम रवि है, मैंने रवि लिखा, टाइपिंग में मैंने RAVI लिखने की जगह ई लिख दिया, गलत हो गया। तो कंट्रोल जेड करूंगा तो अंडू हो जाएगा। अंडू मतलब कि जो लास्ट स्टेप मैंने जो लास्ट की अल्फ़ाबेट दबाया था, ई दबाया था ना, ये हट जाएगा। अब सीधा RAV ही रहेगा। अंडू हो गया ना, अंडू मतलब जो किया काम अंडू हो गया। तो RAV, अब मैं आई कर दूंगा तो रवि हो जाएगा। रीडू मतलब कि जो हमने डिलीट कर दिया
जैसे मान लीजिए मैंने RAVI ही लिखा था, रवि लिखा था, मुझे लगा यार मैंने आई की जगह तो एल लिख दिया, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, वो अंडू हो गया। फिर मुझे लगा नहीं यार आई ही तो लिखा था, फिर कंट्रोल वाई कर दूंगा, फिर वो आई फिर से आ जाएगा, रीडू हो गया। समझ गए आप? आई मतलब हटा दिया उसको, अंडू मतलब हटा दिया जो काम किया था, रीडू फिर उसको वापस ले आए। उसके बाद आगे अल्ट प्लस टैब, इसको मतलब स्विच बिटवीन ओपन ऐप, जो ऐप खुले हुए हैं उसमें स्विच करने के लिए। अल्ट प्लस F4, इस बटन को दबाएंगे तो जो विंडो खुली हुई है ना हमारी, वो क्लोज हो जाएगी। मतलब जो जैसे हम फ़ोन है, फ़ोन का साइड वाला बटन दबाते हैं क्या होता है, बंद हो जाता है। वैसे अल्ट प्लस F4, जैसे फ़ोन में हमारे क्या होता है कि फ़ोन के नीचे बटन होते हैं ना, एक बीच वाला बटन होता है और एक साइड वाले बटन होते हैं, तो ये कट वाला बटन होता है, जिससे सारे एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। अल्ट F4 भी वही काम करता है, जो एक्टिव विंडो है जो चल रहा है उसको क्लोज करने का काम करता है। उसके बाद विंडो प्लस डी, इससे हम क्या करते हैं, जो डेस्कटॉप है उसे शो कर सकते हैं और हाइड करना हाइड कर सकते हैं। विंडो प्लस ई, जैसे हमारे फ़ोन में फाइल मैनेजर होता है ना, उसमें फाइल मैनेजर में सारे फ़ोल्डर होते हैं, वैसे ही जो अपना पीसी या लैपटॉप होता है उसमें भी फाइल एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर होता है। माई कंप्यूटर, माई पीसी, आप जो भी कह दीजिए, एक तरह से फाइल मैनेजर। तो उसे ओपन करना है, एक तो हम जाके फ़ोल्ड सीधे उस पे क्लिक करेंगे तब वो ओपन होगा, नहीं तो हम विंडो प्लस ई कर देंगे तब भी वो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। विंडो प्लस एल, जो हमारा पीसी है उसे लॉक करने के लिए, जैसे हमारे फ़ोन के साइड में बटन होता है उसको दबाते हैं फ़ोन लॉक होता है, वैसे विंडो प्लस एल पीसी को लॉक करने के लिए। कंट्रोल प्लस ए, सिलेक्ट ऑल, जैसे कोई फ़ोल्डर है उसमें 100 इमेज हैं, हम एक-एक करके या तो इमेज को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सारी इमेज एक साथ सिलेक्ट हो जाएँ, तो कंट्रोल प्लस ए कर देंगे, सारी इमेज एक साथ सिलेक्ट हो जाएँगी। कंट्रोल प्लस एस, कोई भी चीज़ हमने की अब उसको हमें कंप्यूटर में सेव करना है, तो कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे। कंट्रोल प्लस पी, इससे हम प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट में बनाया या हमने कोई इमेज है कंप्यूटर में, हम चाहते हैं कि इसका प्रिंट आउट निकालें, तो कंट्रोल प्लस पी कमांड देंगे तो उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। ये सारे जो शॉर्टकट हैं ये पूछे जाते हैं। मैंने आपको ये एप्लीकेशन भी समझा दी कि भैया कैसे यूज़ होगा, बाकी आपको ऐसे तो मैं चाहता तो बता भी देता कि भाई ये पढ़ लो। अब आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज़ में लॉक करने के लिए, पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है? तो पीसी को लॉक करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है बताइए? एल तो आएगा ही, साथ में विंडो बटन होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कीबोर्ड में ये वाला बटन विंडो का बटन होता है, प्लस एल, विंडो प्लस एल। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विंडोज 10 सिस्टम में खुले गए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करना, देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन पता नहीं इतनी बार रिपीट हो रहा है कि एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक विंडो कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में हेल्प पेज को खोलता है? जैसे कोई भी मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प पेज खोलने के लिए कौन से बटन का उपयोग करना होता है? तो इसका सही जवाब है F1। जो कीबोर्ड के ऊपर वाले बटन होते हैं, जैसे कीबोर्ड है ऊपर ये सब होता है F1 F2, यहाँ पर सब बटन होते हैं, तो F1 का उपयोग करना होता है। अब मैं आपको इसके शॉर्टकट भी बता देता हूँ। तो F मतलब होता है फंक्शन, और किसी चीज फंक्शन इसका मतलब फुल फॉर्म है, शॉर्ट में F1 ही लिखा होता है। हार्ड बन गया ये तो F1, तो F1 का इस्तेमाल होता है हेल्प विंडो खोलना। F2 चयनित वस्तु का नाम बदलना, यानी कि रीनेम करना, किसी चीज़ को रीनेम करना है तो डायरेक्ट आप रीनेम करने के लिए F2 दबा सकते हैं। F3 का इस्तेमाल होता है सर्च करने के लिए। F4 का इस्तेमाल होता है सक्रिय लिस्ट की सूची को प्रदर्शित करने के लिए, जो भी एक्टिव करने के लिए, शो करने के लिए। F5 का इस्तेमाल होता है रिफ्रेश करने के लिए किसी चीज़ को। F7 का इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को, मतलब जो आपने खोली हुई एप्लीकेशन विंडो में, जो उसमें चल रही है, ये सब उसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। F7 का इस्तेमाल होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है। F10 का इस्तेमाल होता है सक्रिय प्रोग्राम, यानी कि एक्टिव जो प्रोग्राम में मेन्यू बार है, सारे फंक्शन जिसमें दिखते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए। हमसे पूछा गया था हेल्प वाला, तो F1, ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए कह रहा हूँ, यहाँ पर जो पिछला क्वेश्चन था कहाँ गया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब आगे चलते हैं। तो MS विंडो, GUI का अर्थ क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहाँ पर है, ये रहा, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती हैं? तो जो कंप्यूटर में कभी फाइल को डिलीट करते हैं ना, जैसे आजकल आप फ़ोन में भी देखते हैं कि फ़ोन में अगर हम, जो फ़ोन में पहले से फाइल मैनेजर आता है उसमें अगर आप कुछ डिलीट करते हैं ना, तो डिलीट होने के बाद भी वो एक ट्रैश फाइल में चली जाती है, वहाँ से उसे उसे हम रिकवर कर सकते हैं। हाँ, अंदर जाकर हमें उसे परमानेंटली डिलीट करना पड़ता है, होता है ना वैसे। तो उसी प्रकार कंप्यूटर में रिसाइकल बिन एक एप्लीकेशन होता है जो पहले से आता है कंप्यूटर में। हम कोई फाइल डिलीट करते हैं ना तो उसमें चला जाता है रिसाइकल बिन में, वहाँ से जाकर उसे हम अगर परमानेंटली डिलीट कर दें तो ख़त्म हो जाता है।
ऑप्शन डी रिसाइकल बिन। तो कंप्यूटर में डिलीट करने की गई फाइलें कहाँ चल जाते हैं? रिसाइकल बिन में। तो अब वीडियो के लास्ट में हम जितनी भी फुल फॉर्म है ना सब पढ़ लेते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछी गई हो, एसएससी हो, रेलवे हो, मैंने सब इसमें इंक्लूड कर दिया है। इससे बाहर फुल फॉर्म तो आपसे नहीं पूछी जाएगी। एक एक करके पढ़ते हैं। आप क्या कीजिए ना, मेरे साथ दोहराइए। भले आप जहाँ पर भी बैठे हैं शर्माइए मत। मैं जैसे जैसे बोलूंगा आपको मेरे साथ दोहराना है। दोहराने से क्या होगा कि अभी आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपकी 2 सेंसेस यूज़ हो रही हैं, लेकिन जब आप बोलेंगे आपकी 3 सेंसेस यूज़ होंगी। समझ रहे हैं आप? तो आप साथ में बोलिए, अपनी जीभ को भी चलाइए। तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, साथ में बोलिए। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद एएलयू, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। एचडीडी की फुल फॉर्म क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी की फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। आगे नहीं, अभी रुकिए। जो एचडीडी है ना और एसएसडी है, जो एसएसडी है ये एचडीडी से काफ़ी फास्ट होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी मैं थोड़ा बता भी देता हूँ। जैसे आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी कार्ड होता है ना, उसी प्रकार कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क पहले चलती थी, अब आ गई है एसएसडी, जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। जिससे बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। हार्ड डिस्क बहुत स्लो होती है, इसमें कोई चीज़ आप स्टोर करेंगे, खोलेंगे, बहुत स्लो खुलेगा, लेकिन हार्ड डिस्क बहुत फास्ट होती है। सॉरी, एसएसडी बहुत फास्ट होती है। एसएसडी की फुल फॉर्म क्या है? अब दोहराइए। सॉलिड स्टेट ड्राइव। यूएसबी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ये बहुत बार पूछा गया है यूएसबी। लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये वैन यहीं पर लिख उठा है, यहाँ पर आना था वैन। तो वैन की फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे चलते हैं। एचटीएमएल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार पूछा गया है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? वही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो है ही है, और जो लास्ट का एस है ये सिक्योर है। आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। बीआईओएस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वीजीए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये सब फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। JPEG, जो हमारी इमेज होती है JPG फॉर्मेट में होती है ना, बताइए। JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। CRT, कैथोड रे ट्यूब। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये दोनों भी बहुत बार पूछी जाती हैं। LCD क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED, लाइट एमिटिंग डायोड। अब आगे चलते हैं। तो ये जितने आपको देख रहे हैं ना, ये आपको देखने में लग रहा है यार ये वाले बड़े हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं यही सारे एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ये मैंने लास्ट में इंक्लूड किए हैं। ये सारे एनटीपीसी में पूछे गए हैं, मतलब एक एक जितने भी है ना सब पूछे गए हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए पढ़िए। लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। FQDN, fully qualified domain name। ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। SAP, तो SAP कहते हैं सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। GUI, अभी देखो पूछा गया था ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये हो गई फुल फॉर्म। आगे ये भी हैं, ये भी बची हैं, सारी भी पूछी गई हैं एनटीपीसी में। जो मैंने लास्ट में ये 2 स्लाइड इंक्लूड किए हैं, ये सिर्फ एनटीपीसी, बाकी जो ऊपर वाले थे वो एसएससी बाकी में पूछी गई थी। ये सारे ऐसे हैं ना कि जो हम छोड़ के चले जाते हैं। देखिए ये वाले हम छोड़ देते हैं, यार ये इतने बड़े कौन पूछेगा। ये वाले भी आप देख रहे हैं, IN SCI, इतने बड़े कौन पूछता है। लेकिन यहीं पर खेल हो जाता है 1 नंबर का। आप लोगों से 1 नंबर आगे बढ़ जाएंगे अगर आपको ये भी पता होंगी। तो IANA, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ISCII, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक होता है ISCII, एक होता है ASCII। इसमें ए अमेरिकन होता है, बाकी वही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, GRPS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, HIM भारत इंटरफेस फॉर मनी, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। यहाँ पर सारी फुल फॉर्म मैंने आपको पढ़ा दी। NTPC मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है ना, इससे बाहर नहीं कोई भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। अगर पूछ ली गई तो आपकी किस्मत, बाकी तो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। और ये पूरी वीडियो है जिसमें मैंने कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, थ्योरी वगैरह मैंने साथ में आपको समझा दी। अगर आपको हमारी कोई ई बुक बाय करनी है या आपको करंट अफेयर की ई बुक चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगी। और करंट अफेयर मैंने जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक पढ़ा दिया। आपका अगर एग्जाम है तो लास्ट 12 या 15 महीने का ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो ये आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएगी। नहीं तो आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई अपडेट वगैरह जो मिलती है तो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। इस पे 250 से ज़्यादा PDF भी अपलोडेड है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।